अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है। मैं हूं एहसानुल्लाह और हम पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन के बारे में। और पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो किसके बारे में बात की थी? क्रेब्स साइकिल्स के बारे में। क्रेब्स साइकिल के बारे में हमने बड़े डिटेल से मतलब समझा था, पढ़ा था कि उसमें कैसे कैसे एक रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह उसी क्रेब्स साइकिल के अगले स्टेप पे जाएंगे, इस रिस्पायरेशन के अगले स्टेप पे जाएंगे और वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है आज हमारे पास जो टॉपिक मेन है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे इसको ईटीसी नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इस चेन में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी है? ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी है? ट्रांसपोर्ट। तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है, कौन सा चेन इसमें इन्वॉल्व है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेन के पास जाते हैं और उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर में मिल जाएंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें होंगी जो कि समझनी होंगी। बेसिक्स बातें कौन सी समझनी है? बिल्कुल, हमारे पास ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है हमारे पास? एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर जो है फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ये इसका कौन सा पार्ट है? इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन। और ये जो दरमियान में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है इसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन, जो दोनों के दरमियान है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये जो है हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं क्रिस्टी। बाकी इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके क्या आउटर स्पेस, ये वाले क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है, किसी साइटोप्लाज्म में ये पड़ा हुआ। ठीक है, तो जब हमने ग्लाइकोलाइसिस की थी, क्या की थी? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुई थी? साइटोसोल में। साइटोप्लाज्म में हुई थी ना, साइटोसोल में। साइटोसोल से यहाँ से इसमें पायरुवेट बना था और वो जो पायरुवेट है वो एंटर हुआ था मैट्रिक्स में। किसमें में एंटर हो गया था? मैट्रिक्स में एंटर हुआ। मैट्रिक्स में एंटर होने के बाद पायरुवेट से हमारे पास क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हुआ था किसमें? क्रेब्स साइकिल में। किसमें एंटर हुआ था? क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल से कल हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हमने कहा था एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, वो क्या एक थे हमारे पास? NADH, और एक हमारे पास FADH2। ये हमारे पास एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स बनी थी कि हमने कहा इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये एनर्जी आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो ठीक है, आज जो इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो करना है, इसमें हमने यही देखना है कि ये हमारे पास NADH या जो FADH2 है, ये हमारे पास कैसे एटीपी में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से और किस चेन से गुजर के ये प्रोसेस होता है। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। एटीसी हमारे पास कहाँ आकर होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन में ये अकर होता है। तो इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये तो इसको कोई बेसिक चीज़ है कि कहाँ अकर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर और कौन कौन से प्रोसेस हमने पहले कर लिए थे और आज हमने कौन सी चीज़ें आगे लेकर इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने क्लियर करने हैं।
वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि NaDH जो है वो बनता कैसे है। NaDH बनता कैसे है? तो देखो जहां पर भी NaDH बना था हमने एक ही चीज ऑब्जर्व की थी कि जो NAD प्लस है, क्या है? NAD प्लस है। ये NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो जब भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पर इसकी होती है रिडक्शन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक H पॉजिटिव साथ मिला लेता है और बन जाता है NaDH। क्या बन जाता है? NaDH। वैसे बेसिकली ये 2 प्रोटॉन उठाता है तो इसकी वजह से H पॉजिटिव एक साथ वैसे ही आता है। तो इस NaD प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने साथ एक प्रोटॉन मिला लिया और बनाया इसने NaDH। तो ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म थी? ऑक्सीडाइज्ड। और ये कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस्ड। कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस्ड। और ये रिएक्शन अब NaDH अगर दोबारा कन्वर्ट होना है किस में? इस चीज में, तो क्या होगा? NaDH जो है वो NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन एटम इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से। तो अब ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? रिड्यूस्ड। और ये वाली कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक ही जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज भी, रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज दोनों होते हैं। मतलब ये NAD और NAD प्लस जो है ये देखो एक पेयर है। क्या? NAD प्लस और NADH ये दोनों क्या है? इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है। तो इस तरह के पेयर्स को बोलते हैं रिडॉक्स पेयर्स। इसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स पेयर्स। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो पहला पॉइंट जो तुम लोगों ने याद करना है, पहला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ठीक है। उसके बाद तो मतलब पहला पॉइंट क्या आया कि ऑल रिएक्शंस which occur in electron transport chain are redox reactions। वो सारे क्या हैं हमारे पास? redox reactions होंगे। उसके बाद याद रखना हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को प्रोसीड करेंगे तो हर अगला आने वाला जो हमारे पास कंपाउंड होगा, जो एलिमेंट होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल। हैविंग, इस पॉइंट को मैं आगे समझाता हूँ कि कैसे हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? जैसे मैं बिलफर्ज यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो हमारे पास NaDH है वो बिल आकर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंड होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये स्टार्टिंग जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो होगी। क्या होगी? लो। और इसकी हाई होगी। तो याद रखना जिस चीज की भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो उसमें ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके दरमियान बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। उन कॉम्प्लेक्सेस में हर जो अगला हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा वो पिछले से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा। ठीक है। इसको भी आगे हम साथ साथ प्रोसीड करेंगे कि कैसे होगा। अब ये दो बातें थी। उसके बाद देखो मैं अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की और मिसाल लेता हूं तो हमारे पास जैसे Fe3 जो आयरन है एक 3 पॉजिटिव है। ठीक है। ये कन्वर्ट होता है Fe2 पॉजिटिव में। Fe2 पॉजिटिव में तो कैसे कन्वर्ट होगा? लाजमी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस होगा? Fe3 पॉजिटिव का Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना। दिस विल बी रिडक्शन। दिस विल बी
रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद रखना। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो तो वहां पर होगी ऑक्सीडेशन, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो तो वहां पर होगी जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो तो वो होगी रिडक्शन, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो तो वो होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो आज हमने ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आगे साथ साथ हम क्लियर करेंगे। अब हम जाते हैं मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो जो मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है याद रखना, उसमें बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 4। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन पे हमारे पास हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो हमारे पास हो रहा था इनर मेम्ब्रेन पे। किस मेम्ब्रेन पे? इनर मेम्ब्रेन पे। तो मैं इनर मेम्ब्रेन को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। मैं इनर मेम्ब्रेन को ज़्यादा ड्रॉ नहीं करूँगा मैं। ये हमारे पास एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि जा रही है ऐसे, ठीक है, और इस इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। 4 तरह की हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। ये वाली जगह कौन सी होगी? इनर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होगी ये, ठीक है, यहाँ पर। इसके आगे आउटर मेम्ब्रेन और फिर साइटोसोल है, और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, और इस साइड पे क्या है? मैट्रिक्स। इस साइड पे क्या है? मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। एक में कॉम्प्लेक्स ये इस तरह का बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, इसमें एक कॉम्प्लेक्स ऐसे, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स इधर होता है इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, फिर एक कॉम्प्लेक्स इधर होता है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स इधर होता है। ओके, कितने कॉम्प्लेक्स हो गए? 4 कॉम्प्लेक्स। 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये वाला जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कह देता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह ये वाला जो कॉम्प्लेक्स जो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन होगा, इनसाइड पे, इसको कहेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना ये वही वाला एंजाइम है, ये वही वाला कॉम्प्लेक्स है जो कि हमने पिछले लेक्चर में क्रेब्स साइकिल के दौरान यूज किया था। जब फ्यूमेरेट बन रहा था वहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूज हुआ था। फिर ये वाला जो है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, NADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इनके दरमियान ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइटोक्रोम B एंड C1 कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या है? साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स, और ये वाला जो होगा इसको कहेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसे क्या कहेंगे? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। क्या क्या नाम है? 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्या नाम है? पहले कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि ये पार्ट है हमारे पास TCA साइकिल का। उसके बाद तीसरा हमारे पास साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और याद रखना ये जो चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं ये अपनी जगह पर होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो फिर इनको आपस में मिलाने के लिए दरमियान में लिंक या मोबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है और एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है, ठीक है। याद रखना ये वाले जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया, ये हमारे पास सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको कहते हैं कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q, या इसका एक दूसरा नाम होता है यूबिक्विनोन। इसका क्या नाम होता है? यूबिक्विनोन, ठीक है। ये हमारे पास एक कोएंजाइम है। ये क्या है? हमारे पास एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम Q, जो कि हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसका काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 3 से
लिंक करना। ठीक है, आगे समझाते हैं कि कैसे। उसके बाद ये वाला जो है, जो हमारे पास 3 को 4 से लिंक कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे पास बेसिक 4 कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हुए। नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब आगे हम चलते हैं, इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये जो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है, इसके नाम हमें याद हो गए, नाम को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गए, इसके नाम भी हमें पता चल गए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, इसका नाम क्या था हमारे पास? साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। ठीक है, अब ये वाला जो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, नाम से पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर भी काफी सारा मटेरियल होता है। मतलब हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे बार बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैसे। ये मैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास NADH कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, इसको मैं अलग से इधर बना रहा हूँ। इधर देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में बना था क्या? NADH। क्या बना था हमारे पास क्रेब्स साइकिल में? NADH। वो वाला NADH क्या करेगा कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस NADH ने क्या किए? लूज किए, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ये जो NADH क्रेब्स साइकिल में बना था, या कहीं पर भी NADH बना हो, NADH से अगर ATP बननी है तो उसने आना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये NADH ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, ये एंटर हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में। ये कौन सा वाले में? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर जो सबसे पहले इसका जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है, वो है हमारे पास FMN। क्या है हमारे पास? FMN। FMN क्या है? फ्लेविन। FMN क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? ये जो NADH से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे हमारे पास? लूज हुए थे, उसको ये वाला गेन करके FMNH2 बना देगा, साथ में ये हाइड्रोजन भी ले लेगा, तो ये क्या बना देगा? FMNH2। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, और इसी के साथ अगले वाला क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये जो FMNH2 है, ये हमारे पास इसके साथ अगले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसको कहते हैं हमारे पास आयरन सल्फर क्लस्टर्स। क्या कहते हैं इसको? आयरन सल्फर क्लस्टर्स कहते हैं। अब ये आयरन सल्फर क्लस्टर हमारे पास क्या होते हैं? आयरन सल्फर क्लस्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, काफी सारे इसके टाइप्स हैं। 1Fe1S आयरन क्लस्टर भी हो सकता है, 2Fe2S, 3Fe4S और 4Fe4S, जो है ना, इस तरह के क्लस्टर काफी सारे प्रेजेंट होते हैं। तो FMNH2 जो है हमारे पास, उसने इलेक्ट्रॉन किए थे क्या? गेन। यहाँ पर ये FMNH2 जो है वो हुआ हमारे पास रिड्यूस। अब ये जो है अगले वाले को क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा, खुद ऑक्सीडाइज होके अगले वाले को, ये जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, इसको कर देगा रिड्यूस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके पास आ जाएंगे। और ये जो H2 है, इसका मैकेनिज्म हम बाद में समझेंगे। ये वाले H2 जो है वो यहाँ से आउट हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो FeS है, जो हमारे पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको कर देगा? कोएंजाइम Q को, यूबीक्विनोन को। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि जो हमारे पास NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, जो कि क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, सारे प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर NADH जो है
वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया था, जो कि आगे जाके दोबारा से क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन उसको FMN ने लिए थे और FMNH2 में कन्वर्ट हो गया था। इसने फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसको, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ से निकलना शुरू हुए इलेक्ट्रॉन और कहाँ तक है, FeS2। यहाँ से ये आगे दे देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको, कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q क्या है, हमारे पास मोबाइल है। ये दोनों तो हिल नहीं सकते, लेकिन ये इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर जा सकता है। और जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ से इस एनर्जी के थ्रू, ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर की एनर्जी थी, ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस एनर्जी के थ्रू वो 2 जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं उसको पंप कर देंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। किसमें पंप कर देंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देंगे। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आए थे, कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q के जो हमारे पास जब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसको कहते हैं यूबीक्विनोन। इसे क्या बोलते हैं, यूबीक्विनोन। ठीक है, जब ये हमारे पास एक हाइड्रोजन को वसूल करता है, इसको एक हाइड्रोजन मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये बन जाता है सेमीक्विनोन। ये क्या बन जाता है हमारे पास, सेमीक्विनोन। और ये भी एक स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोएंजाइम Q है ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, लेकर ट्रांसफर कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन भी लेकर ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर ये इसने एक ले लिया तो सेमीक्विनोन इस सब कहेंगे, और अगर इसने 2 मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए और 2 हाइड्रोजन ले लिए तो अब इसका नाम होगा हमारे पास यूबीक्विनोल। क्या नाम होगा इसका, यूबीक्विनोल। ये हमारे पास क्या था, कोएंजाइम Q, ठीक है, यूबीक्विनोल। जब इसने एक हाइड्रोजन लिया तो ये सेमीक्विनोन बन गया, और जब इसने 2 हाइड्रोजन लिए तो ये हमारे पास क्या बन गया, यूबीक्विनोल। तो यूबीक्विनोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और यूबीक्विनोल जो है इसी का, इस कॉम्प्लेक्स का, वो किस फॉर्म में है हमारे पास, रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्योंकि अब इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है और इसी के साथ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। कहां से आए हैं, इस कॉम्प्लेक्स 1 के FeS या इसके जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कोएंजाइम Q को। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q है ये आगे प्रोसीड करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस साइटोक्रोम BC1 में जो पहला हमारे पास होता है साइटोक्रोम B होता है। क्या होता है, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B यहाँ से कोएंजाइम Q से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा और उसको आगे पास ऑन करेगा फिर से आयरन सल्फर क्लस्टर्स में। आयरन सल्फर क्लस्टर से ये फिर पास ऑन होंगे साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 तक 2 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हुए, और ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम Q था उसने यहां से फिर से 2 H पॉजिटिव बाहर इनर मेम्ब्रेन की तरफ क्या कर दिए, पंप कर दिए। और एनर्जी कौन सी इसने यूज की हमारे पास, ये जो NADH से 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म एनर्जी आई थी उसकी मदद से। तो यहाँ से क्या पता चला कि इस NADH ने, ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 1, इसने टोटल कितने हमारे पास प्रोटॉन बाहरी इनर मेम्ब्रेन में स्पेस में भेजे, 4 प्रोटॉन। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो साइटोक्रोम जो है 3 था, जो कॉम्प्लेक्स 3 है वहां तक आया, और वहां साइटोक्रोम B, उसके बाद फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद साइटोक्रोम C1 तक वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस दौरान जब भी देखो ऊपर से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे प्रोसीड करेगा उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस से, इस मैट्रिक्स से 4 और प्रोटॉन्स को बाहर निकाल देगा, 4 और प्रोटॉन्स को बाहर निकाल देगा। और यहाँ से साइटोक्रोम जो C1 है वहां से मजीद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, वो अब साइटोक्रोम C में जाएंगे। किस में जाएंगे, साइटोक्रोम C में। तो साइटोक्रोम C देखो 4 और 3 को लिंक कर रहे हैं, और याद रखना कि जो साइटोक्रोम C है वो एट अ टाइम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, सिर्फ एक को। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो या तो ये यहाँ से 2 बार मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा इधर
वो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स को देगा, फिर आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, या फिर दो साइटोक्रोम सी जो है वो यूज होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से साइटोक्रोम सी से दो इलेक्ट्रॉन आए, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें एंटर होंगे, और उसमें एंटर होने के बाद सबसे पहले इसको रिसीव करेगा साइटोक्रोम ए। क्या ये रिसीव करेगा इसको? साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए से फिर से आयरन सल्फर, और वहां से फिर ये आएंगे साइटोक्रोम A3 में। किसमें? साइटोक्रोम A3 में। साइटोक्रोम A3 में आए तो यहां से याद रखना इसकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रहे थे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी होती है, तो वो सिर्फ इतनी ही एनर्जी रिलीज कर पाते हैं कि यहाँ से साइटोक्रोम 4 से सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन जो है या 2 हमारे प्रोटॉन जो है वो निकल सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये जो A3 से मज़ीद आगे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, किससे? A3 से निकलकर वो दोबारा किस में आएंगे? A3 से निकलकर वो दोबारा मैट्रिक्स में आएंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोबारा निकलकर मैट्रिक्स में आए। यहाँ पर हमारे पास था ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन। उसने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और साथ में 2 हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से उठाकर बना दिया H2O। क्या बना दिया? H2O। यहाँ तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। NADH की ट्रांसपोर्ट, जब हम NADH का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देख रहे थे तो NADH ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये हुआ ऑक्सीडाइज, अगला हुआ रिड्यूस। अगली बार ये ऑक्सीडाइज होगा, अगला होगा रिड्यूस, फिर ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, फिर ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस। इसी तरह अगला जो है वो रिड्यूस होता चलेगा, पिछला जो है वो ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन अकर होते जाएंगे, एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शंस। और इसके साथ साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस रास्ते से चले? इस कॉम्प्लेक्स में अंदर हुए, यहां से चलते चलते यहां से ये रास्ता लेकर यहां से बाहर वापस आ गए। तो अब देखो तो ये हमारे पास एक चेन सा बन गया, ठीक है। साइटोक्रोम ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4, और वहां से निकलकर हमारे पास एंड पे है किसने रिसीव किया इसको? ऑक्सीजन ने। तो मैंने बात क्या थी, स्टार्ट जो है हमारे पास NADH से होता है, और लाजमी याद रखना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये MCQ आता रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे आखिरी एक्सेप्टर एक्सेप्टर कौन सा होता है? तो वो ऑक्सीजन होता है। वो क्या होता है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे आखिर में अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर को रिसीव करता है तो वो कौन करता है? ऑक्सीजन रिसीव करता है। और ऑक्सीजन उसको रिसीव करके 2 हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ मिलाकर क्या बना देता है? वाटर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड प्रोडक्ट क्या है? वाटर। यहाँ पर सिर्फ वाटर बन रहा है। हमने देखा क्रेब्स साइकिल में कि क्रेब्स साइकिल में CO2 रिलीज हो रहा था। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? H2O। और अभी तक हमने जो बात की कि हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ यूज हुई? यहाँ पर। कहाँ यूज हुई? यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मस्ट होती है, और इसकी वजह से ये जो एरोबिक कंडीशन बच जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना हो तो हमारे पास जो एनर्जी बनी हुई होती है उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको तो हमने आगे उससे हमें एनर्जी ले नहीं सकते। अब एनर्जी देखो, इसका अगला कंसेप्ट जो है वो अभी आने वाला है अगला। लेकिन यहाँ पर मेन क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर गए और उसको ऑक्सीजन तक पहुंचाया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल NADH का और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन का है। जैसे जैसे ऊपर से चलते जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका सबसे कम, इसका थोड़ा सा ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा, इसका ज्यादा, फिर ये इस तरह आते आते इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। और ये तकरीबन 0.18 वोल्ट का होता है। कितने का होता है ऑक्सीजन का? 0.18 वोल्ट का, ठीक है। और इसका माइनस में होता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किस में होता है? माइनस। तो इस रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो ऑटोमेटिकली आगे प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और बात जो है वो जो करने वाली है कि याद रखना
हर अगला जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये हर अगला ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। दैट्स व्हाई जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते चले जाएंगे। ये तो हुआ हमारे पास NaDH का। किसका हुआ? NaDH का। अब ये NaDH में अगर गौर से देखें तो इसने इस कॉम्प्लेक्स से कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज करवाए? 4। इस कॉम्प्लेक्स से कितने रिलीज करवाए? 4। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स से कितने रिलीज करवाए? 2। तो एक NaDH टोटली कितने हमारे पास प्रोटॉन मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ भेजता है? तो एमसीक्यू अगर आ जाए तो कितने भेजता है? एक NaDH हमारे पास 10 प्रोटॉन जो है वो इनर मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। ठीक है, ये तो हमारे पास NaDH बने। अगर हमने क्रेब्स साइकिल की बात की तो वहां पर एक और चीज बन रहा था FeDH2। क्या? FeDH2। इसमें भी तो हाइड्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, वो कैद हुए पड़े हैं, उनको कैप्चर किया गया और इसको बनाने वाला क्या था? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो वही सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यही वाला है। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इसको हम कॉम्प्लेक्स 2 का नाम देते हैं। ये अपना जो फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको देता है। किसको देता है? इस वाले कॉम्प्लेक्स को, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। क्यों इसे देता है? क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस वाले को दे सके, उसमें एनर्जी बहुत कम होती है। वो जो प्रोटॉन है वो यहाँ से इसमें पास आउट नहीं कर सकता, तो वो अपने जो FeDH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देते हैं? कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q उसको फिर आगे ट्रांसफर करता है किसमें? हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 4 में। तो ऑटोमेटिकली जब FeDH2 की बारी आएगी तो ये वाला जो हमारे पास निजाम था NaDH डिहाइड्रोजिनेज का, वो हमारे पास कट ऑफ हो जाएगा और डायरेक्ट जो FeDH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को देगा। कोएंजाइम Q के देने के बाद वो फिर अगला ये चेन प्रोसीड करेंगे। तो अगर FeDH2 की बात करें तो FeDH2 टोटल कितने प्रोटॉन रिलीज करवाता है? 4 इस वाले कॉम्प्लेक्स से और 2 इस वाले कॉम्प्लेक्स से। तो अगर FeDH2 की बात करें तो वो मैट्रिक्स से 6 प्रोटॉन को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं, जबकि NaDH हमारे पास कितने प्रोटॉन को भेज रहा था? हमारे पास 10 प्रोटॉन्स को भेज रहा था। तो ये तो हुई हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आगे क्या होगा? इसके साथ हमेशा कपलिंग रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन कपलिंग हो रहे होते हैं? यहाँ पे ये रिएक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या होते जा रहे हैं? जमा होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और ऐसी कोई बात नहीं है। एंड याद देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या NaDH यूज होता है या FeDH2 यूज होता है। जब NaDH यूज होता है तो वो कौन से रास्तों से जाते हैं? कौन से कॉम्प्लेक्स से गुजरता है? और जब FeDH2 यूज होता है तो वो कौन से रास्तों और कौन से कॉम्प्लेक्स से गुजरता है? दोनों। MCQs के हवाले से अगर देखा जाए तो MCQs के हवाले से ये बात याद रखना, NaDH कितने प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है? 10 प्रोटॉन। FeDH2 कितने भेजता है? 6 प्रोटॉन। इसी तरीके से जो एंड प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो क्या बनता है? वाटर, H2O। और जो एंड हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें याद रखना, जो कोएंजाइम Q है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये प्रोटीन है सारी। लेकिन जो कोएंजाइम Q है वो प्रोटीन नहीं है बल्कि वो एक कोएंजाइम है। ठीक है, फिर याद रखना साइटोक्रोम में क्या होता है? साइटोक्रोम में भी तो आयरन होता है। साइटोक्रोम में भी क्या होता है? आयरन। तो वो ये सारे आयरन जो मैंने बात की थी ना कि आयरन Fe3+ और Fe2+ के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ यही हो रहा था, 3+ से 2+, 2+ से 3+, और इस तरीके से वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते चले जाते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑल ओवर अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, लेकिन ये यहाँ पर जाके खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी एक और कॉम्प्लेक्स आना है, कॉम्प्लेक्स 5। कौन सा आना है? कॉम्प्लेक्स 5। अभी हमारे पास ये तो हो गया है हमारे पास ये सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा आगे, अब इसका एक और नजरिया है जो कि हमने देखना है कि वो कैसे प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे प्रोसीड हो रहा है? ये हमारे पास क्या था?
इनर मेम्ब्रेन, ये क्या थी, इनर मेम्ब्रेन, ये उसका, इसके आउटर मेम्ब्रेन, ये उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, मैट्रिक्स, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस थे ना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये 1 कॉम्प्लेक्स था, ये 3 कॉम्प्लेक्स था, ये 4 कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ पर एक 5 कॉम्प्लेक्स दरम्यान में, यहाँ पे कोएंजाइम Q और यहाँ पर साइटोक्रोम। तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से हमने मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन्स थे उसको बाहर भेजते गए, तो यहाँ पर इस स्पेस में प्रोटॉन्स ज्यादा होते चले जाते हैं, इस स्पेस में प्रोटॉन्स क्या होते चले जाते हैं, ज्यादा, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन है ये वापस इन चीजों, यहाँ से इन कॉम्प्लेक्सेस से वापस अंदर नहीं आ सकते। देखो हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से प्रोटॉन उठा के वहां भेज रहे हैं, तो इस स्पेस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी कसरत होती जा रही है, उसकी क्या होती जा रही है, वो ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन जो मैट्रिक्स है वहां पर पॉजिटिव चार्ज के कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बनता जा रहा है। कौन सा चार्ज बनता जा रहा है, नेगेटिव। ऊपर H पॉजिटिव ज्यादा होते जा रहे हैं, यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा हो गए, तो ये इसको यहाँ पर ये जो स्पेस में हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा बहुतात है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया नेगेटिव, तो अब ये प्रोटॉन जो है ये वापस मैट्रिक्स में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में आने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कॉम्प्लेक्स 5 की सूरत में। किसकी सूरत में, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है, वो भी इसी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये जो बाकी कॉम्प्लेक्सेस हैं इसी के साथ होता है, जिसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कॉम्प्लेक्स 5 को, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है ये इधर ही पड़ा होता है, और यही कॉम्प्लेक्स जो है ये वाहिद एक रास्ता है जहां से ये हाइड्रोजन जो है वो वापस मैट्रिक्स में आ सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसका नाम है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इसका एक और नाम भी है और उसको कहते हैं F0 F1 ATPase। क्या नाम है उसका दूसरा, F1 F0 ATPase, ठीक है। ये चीजें जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रही हैं। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है कैसे। इसको हम अलग से ये चीजें साफ करके इसको बड़े तफसील से देखेंगे कि ये जो ATPase सिंथेज कॉम्प्लेक्स है ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ATPase सिंथेज कॉम्प्लेक्स, बाकी कुछ भी नहीं बनाता। जो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है उसमें देखो एक F0 और एक F1, इसके दो नाम हैं। याद रखना जो F0 है ये भी हमारे पास कंपाउंड है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स है, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये जो इनर मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर है उसमें ये एम्बेड हो जाता है और उसमें ये फंस जाता है, ठीक है। तो उस F0 की वजह से जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें यहाँ पर अंदर क्या होता है, F0। अंदर क्या होता है, F0। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये पर अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको कहते हैं F0। इसे क्या बोलते हैं, F0। और ये F1 क्या है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इसके ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ये बाहर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ आ जाता है, और मैट्रिक्स की तरफ इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, लॉलीपॉप की तरह, ठीक है। तो इसको वैसे नाम है, इसको लॉलीपॉप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। F1 है, इसका दूसरा नाम है लॉलीपॉप स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉलीपॉप स्ट्रक्चर। इस लॉलीपॉप स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस सिरे पर एक मोटर सी बनी होती है। क्या बनी होती है, मोटर सी, रोटेटरी इंजन लगा होता है। ये F1 है, ठीक है। इस पे तीन इसके डायमेंशंस है, तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक दो और तीन, ठीक है। एक हमारे पास L पार्ट होता है, एक T पार्ट होता है और एक O पार्ट होता है। याद रखना जो F1 है उसके सिरे पे कितने पार्ट्स है, इंजन से लगे, जैसे एक मोटर एक टरबाइन लगी है जिसके तीन पर हैं,
एक एल पर, एक टी पर और एक ओ पर। एल का मतलब होता है लूज, एल का मतलब क्या है? लूज एंड, इसको बोलते हैं लूज एंड। मैं F1 पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? लूज एंड। ये जो टी है इसको कहते हैं टाइट एंड, इसे क्या बोलते हैं? टाइट एंड। और ये जो ओ है इसको बोलते हैं ओपन एंड, इसे क्या बोलते हैं? ओपन एंड। ठीक है, एलटीओ, लूज, टाइट और ओपन। ये कहां पर होंगे? ये हमारे पास इस पोर्शन में होंगे, ये वाला। कौन से पोर्शन में? इस पोर्शन में। इस पोर्शन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक हमारे पास लूज एंड, एक टाइट एंड और एक ओपन एंड। ओपन एंड पे कोई चीज अटैच नहीं होती, याद रखना। अब इधर को होता कैसा है? ये जो हमारे पास टाइट एंड है, कौन सा एंड है? टाइट एंड। इस टाइट एंड पे हमेशा एक एटीपी जो है वो अटैच हुई होती है, टाइटली एक एटीपी क्या हुई होती है? अटैच हुई होती है। उसके बाद ये जो लूज एंड है, इस लूज एंड पे हमेशा एक एडीपी और एक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों अटैच हुए होते हैं, लूज भी अटैच हुए होते हैं। इनको सिर्फ इंतजार होता है एनर्जी के मिलने का। अब ये जो टरबाइन है ये यहाँ पर अटैच हुआ होता है। अब ये हमारे पास ग्रेडियंट था, याद रखना। जब भी यहां से 3 प्रोटॉन जो हैं वो इंटर होते हैं किसमें? एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में। F1 से इंटर हो, F0 से F1 के पास जब आते हैं तो एक तेजी से बिल्कुल इस मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। यहां से 3 प्रोटॉन बहुत ही तेजी से अंदर आ जाते हैं। जब वो बहुत ही तेजी से अंदर आते हैं तो वहां से क्या होता है कि ये जो टरबाइन है ना, उसके अंदर आने की वजह से घूम जाता है। क्या हो जाता है? रोटेट कर जाता है। तो रोटेट करने की वजह से ये जो टी एंड है, कौन सा एंड है? टी। यहां पर जो एटीपी है वो ओपन एंड की तरफ चली जाती है। ओपन एंड पे जैसे ही जाती है तो वो लूज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? लूज। और ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये रोटेट होकर टाइट एंड पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? टाइट एंड पे। तो टाइट एंड पे आने की वजह से ये एडीपी और ये जो फास्फेट है ये यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में अटैच हो जाते हैं। ये जो टाइट एंड पे एटीपी था वो रोटेट करने की वजह से ओपन एंड पे गया तो वहां से वो लूज हो जाती है और यहाँ पर फिर दोबारा से एक एडीपी और एक जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो लूजली अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स के इन्फ्लक्स करने की वजह से क्या हुआ कि जो F1 पे हमारे पास ADP था और FPI इनऑर्गेनिक फास्फेट था, कौन से एंड पे? लूज एंड पे। वो रोटेट करने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए? ATP में। और यहाँ हमारे पास 3 प्रोटॉन के अंदर आने की वजह से एक ATP जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। एक ATP क्या हो जाती है? प्रोड्यूस। किसके हेल्प से? एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो एक एटीपी जनरेट हो गई। अब मुझे तुम लोग बताओ कि जब हमने NADH की बात की थी, किसकी बात की थी? NADH की। तो NADH में तकरीबन कितने प्रोटॉन थे? 10। कितने थे? 10 प्रोटॉन को वो बाहर भेज रहा था। तो जब वो 10 प्रोटॉन वापस अंदर आएंगे तो वो इस सिंथेज कॉम्प्लेक्स को कितनी बार घुमा सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार तो घुमा ही लेंगे ना। तो 3 बार घुमाने की वजह से यहाँ पर कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे? 3। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो 1NADH है वो हमारे पास 3 एटीपी को प्रोड्यूस करता है। क्यों 3 एटीपी को प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी थी कि उसने मैट्रिक्स से 10 प्रोटॉन्स को स्पेस में भेजा था। तो जब वो उस ग्रेडियंट से वापस सिंथेज कॉम्प्लेक्स की मदद से आएंगे अंदर मैट्रिक्स की तरफ तो वो इस टरबाइन को 3 बार घुमाएंगे। ठीक है, एक NADH के जो प्रोटॉन है वो कितनी बार घुमाएंगे? इसको 3 बार घुमाएंगे और 3 बार घुमाने की वजह से जो एटीपी प्रोड्यूस होगी वो 3 एटीपी होगी। लेकिन अगर हमने बात की थी FADH2 की, तो FADH2 हमारे पास कितनों को बाहर लेकर जा रहा था? 6 प्रोटॉन्स को। कितनों को? 6 को। तो अब 3 प्रोटॉन्स एक एटीपी के लिए मस्ट हैं तो फिर 6 प्रोटॉन्स मैक्सिमम कितने एटीपी देंगे? 2। इस वजह से जो हमारे पास FADH2 है उससे 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें NADH और FADH2 को हम ऑक्सीडेटिवली फास्फोरिलेट करते हैं और उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। उसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी। अब इसके पास इसने कोई खासियत नहीं कि इसने जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे दिया और खुद क्रेब्स साइकिल में वापस चले गए। लेकिन एक NADH की वजह से हमने इस
केमियोस्मोसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमियोस्मोसिस। ये केमिकल्स है इधर और इधर केमिकल्स हैं। और ऑस्मोसिस क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये भी हायर से लोअर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको कहते हैं केमियोस्मोसिस। क्या बोलते हैं? केमियोस्मोसिस। और इस केमियोस्मोसिस में क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ NADH एंड FADH2 की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मदद से वापस अंदर मैट्रिक्स की तरफ आएगा तो वो इस इंजन को घुमाएगा। और इस इंजन को घुमाने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ATP जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू कर देगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें बेसिक्स बातें क्या हुई थी? बेसिक्स बातें यही हुई थी कि हमारे पास NADH और FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इंटर होते हैं। वहां से वो इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन आगे भेजते चले जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाने की वजह से वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने के बाद जब वो प्रोटॉन दोबारा से ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मदद से वापस मैट्रिक्स में आएंगे तो 3 प्रोटॉन के आने की वजह से टरबाइन एक बार घूम जाएगा। और जैसे ही वो एक बार रोटेटरी इंजन जो है हमारे पास F1 का वो घूमेगा तो उस घूमने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? ATP। अब क्योंकि हमारे पास जो NADH2 है वो इतने तकरीबन 10 प्रोटॉन को स्पेस में भेजता है। जब वो वापस आते हैं तो हमारे पास 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब FADH2 जाता है तो वो 6 प्रोटॉन को मैक्सिमम रिलीज करवा सकता है स्पेस में। तो जब वो वापस आएंगे तो उससे सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ समझ ना आया हो या कोई मसला हो, मतलब कोई कहीं से समझ ना आया, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको मेंशन कर दीजिएगा। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।